हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आप लोग की बोर्ड एग्जाम से तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसी बीच मैं आप लोगों के लिए दो इंपॉर्टेंट सर्कुलर लेके आया हूँ जो सीबीएसई ने दिए हैं। ठीक है, ये सर्कुलर काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए। आप लोग को जान लेनी चाहिए क्या है वो सर्कुलर बच्चों। पहला सर्कुलर देखो बच्चों, 14 Feb 2026 का है, यानी ये लेटेस्ट है। इसमें क्या बात कही गई है कि देखो बच्चों, पहले 2025 के जून में आपके दो बोर्ड एग्जामिनेशन की बात कही गई थी। टर्म वन, ठीक है, टर्म वन जो कि मिड फेब, जो कि अभी चल रहे हैं। ठीक है, टर्म टू जो कि मई में होने वाले हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड ये सर्कुलर है। टू बोर्ड एग्जामिनेशन इन क्लास 10 फ्रॉम 2026 क्लैरिफिकेशन। ठीक है, सीबीएसई ये कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट सर्कुलर है ये बच्चों, आप लोग के लिए ये जान लो कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में अपेयर नहीं होता है, ठीक है, या फिर फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 से ज्यादा अगर किसी सब्जेक्ट में अगर बच्चा फेल हो जाता है, ठीक है, तो बच्चा सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में अपेयर नहीं हो पाएगा। साफ साफ बोला देखो, स्टूडेंट will not able to appear in the first board examination of class 10. Hence, the student may be allowed to appear in second board examination. In this regard, the relevant portion क्या बोला है, यहां से देखो स्टार्ट है। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट टू अपेयर इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। सभी बच्चों को फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में अपेयर होना कंपलसरी है। जो भी स्टूडेंट पास होगा, ऑल पास एंड एलिजिबल स्टूडेंट विल बी अलाउड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस। कि जितने भी पास्ड और एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वो अपनी परफॉर्मेंस को इनमें से किसी भी 3 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन कब? जब बच्चा फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में अपेयर हुआ होगा। ठीक है, और 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में वो फेल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इफ अ स्टूडेंट हैज नॉट अपेयर्ड इन 3 और मोर सब्जेक्ट इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन, अगर कोई बच्चा फर्स्ट एग्जामिनेशन में 3 या उससे ज्यादा सब्जेक्ट में अपेयर नहीं होता है, then he she will not be allowed to appear in the second examination. ठीक, यानी कि फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको अपेयर होना कंपलसरी है, तभी जाके आप सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में अपेयर होंगे। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 या 3 से ज्यादा एग्जाम अगर छोड़ दिए हैं, आप एग्जाम देने नहीं गए हैं, तो आप सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में भी अपेयर नहीं हो पाएंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है कि बोर्ड एग्जामिनेशन, फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में अपेयर होना। ठीक है, और अगर फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आप 3 या 3 से ज्यादा एग्जाम को अगर छोड़ देते हैं, एग्जाम नहीं देते हैं, तो आप सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। और इस कंडीशन में आपको नेक्स्ट ईयर फिर आपको फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में अपेयर होने का परमिशन दिया जाएगा। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है, इफ ए स्टूडेंट हैज नॉट अपेयर्ड इन 3 और मोर सब्जेक्ट इन फर्स्ट एग्जामिनेशन, देन ही विल नॉट बी अलाउड टू अपेयर इन द सेकंड एग्जामिनेशन। सच स्टूडेंट विल बी प्लेस्ड इन द एसेंशियल रिपीट, ऐसे बच्चों को एसेंशियल रिपीट की कैटेगरी में रखा जाएगा। एंड कैन टेक द एग्जामिनेशन ओनली नेक्स्ट ईयर इन द मेन एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ फरवरी नेक्स्ट ईयर। अगर आपने फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 या 3 से ज्यादा एग्जाम अगर आपने छोड़ दिए हैं, अगर आप उसमें अपेयर नहीं हुए, तो आपको एसेंशियल रिपीट की कैटेगरी में रखा जाएगा। आप सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे, आप फिर नेक्स्ट ईयर फर्स्ट मेन एग्जामिनेशन में अपेयर होंगे। ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट विल फॉर स्टूडेंट हुज रिजल्ट इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन कंपार्टमेंट। अगर किसी बच्चे का फर्स्ट एग्जामिनेशन अगर कंपार्टमेंट है, ठीक है, सच स्टूडेंट विल बी अलाउड टू अपेयर इन सेकंड एग्जामिनेशन। अगर किसी बच्चे का फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन अगर कंपार्टमेंट है, तो वो बच्चा सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में कंपार्टमेंट की कैटेगरी में अपेयर हो सकता है। ठीक है, ओके। द एलिजिबिलिटी टू अपेयर इन द, अच्छा, additional subject will not be permitted after passing class 10. Student will not be allowed in the stand alone subject.
ये स्टैंड अलोन सब्जेक्ट बच्चों क्या है? अगर मान लीजिए आपने क्लास 10 पास कर लिया, बिल्कुल फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद, सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद आपका फाइनल क्लास 10 का सर्टिफिकेट बन गया है। अब उसके बाद आप किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का आप दोबारा एग्जाम नहीं दे पाएंगे। आप किसी एक सिंगल सब्जेक्ट का आप इंप्रूवमेंट नहीं दे पाएंगे। अगर आपको सिंगल सब्जेक्ट का अगर इंप्रूवमेंट देना है तो आपको फिर से क्लास 10th में एडमिशन लेना पड़ेगा। क्लास 10th में आप एडमिशन लेंगे, फिर जाके आप नेक्स्ट ईयर सारे सब्जेक्ट के साथ ही उसका एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं स्टैंड अलोन सब्जेक्ट। ठीक है, द एलिजिबिलिटी टू अपियर इन द सेकंड एग्जामिनेशन विल बी, सेकंड एग्जामिनेशन में अपियर होने की क्या एलिजिबिलिटी है बच्चों? इंप्रूवमेंट कैटेगरी अप टू 3 मेन सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट तक ही, यानी कोई भी 3 सब्जेक्ट के ही आप इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, 3 से ज्यादा सब्जेक्ट का आप इंप्रूवमेंट नहीं दे सकते हैं। फर्स्ट या थर्ड चांस कंपार्टमेंट, यानी कि आप कंपार्टमेंट दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपके 3 सब्जेक्ट, ज्यादा 3 सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं, 3 सब्जेक्ट में अगर आपकी कंपार्टमेंट है तो आप उसका कंपार्टमेंट दे सकते हैं। कंपार्टमेंट प्लस इंप्रूवमेंट, मान लीजिए आपका एक सब्जेक्ट में आप फेल हैं, किसी एक सब्जेक्ट में आप फेल हैं और दूसरे सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, तो इसको रखा गया कंपार्टमेंट प्लस इंप्रूवमेंट की कैटेगरी में। आप कंपार्टमेंट भी दे सकते हैं, आप इंप्रूवमेंट भी दे सकते हैं। इंप्रूवमेंट फॉर द स्टूडेंट पास बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट। अच्छा, अब ये क्या है कि रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, आपके देखो मेन 5 सब्जेक्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट आपके एडिशनल होता है, यानी टोटल हो गए आपके 6 सब्जेक्ट हो गए। ठीक, जैसे एडिशनल सब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बच्चे ले लेते हैं, आईटी सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो मान लो कि बच्चों आप मैथ में आपके कंपार्टमेंट आएगी, मैथ में मार्क्स कम है, मैथ में आपके मान लीजिए 25 मार्क्स हैं, आप मैथ में फेल हो गए। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब रिजल्ट आपका तैयार होता है तो मैथ को एडिशनल रख दिया जाता है, आईटी को मेन सब्जेक्ट में रख दिया जाता है, और आपको क्लास 10 की जो सर्टिफिकेट होती है वो आपका क्या हो जाता है, उसको पास कैटेगरी में रख दिया जाता है। तो अब इसमें क्या है कि अगर बच्चा अपने मैथ के मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहता है, जबकि हालांकि वो पास हो चुका है, अगर वो बच्चा अगर मैथ का अगर इंप्रूवमेंट देना चाहता है तो मैथ का इंप्रूवमेंट भी वो दे सकता है। इसको बोला जाता है रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि ओवरऑल सबसे ज्यादा जो इसकी जो पूरी समरी है बच्चों, पूरी समरी ये है कि आप को फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में अपियर होना जरूरी है। अगर आप फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में अपियर हैं तभी आप जाके सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट में अपियर हो पाएंगे। ठीक है, अच्छा जो नेक्स्ट जो आपका जो सर्कुलर है बच्चों, नेक्स्ट सर्कुलर देखो बच्चों क्या है कि ये है 9 दिसंबर का सर्कुलर है बच्चों। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि देखो बच्चों आपका जो साइंस और सोशल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर होगा अब वो सेक्शन में डिवाइड होगा। ठीक है, पहले क्या था साइंस में देखो बच्चों आपके 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो ये मिक्सअप होके आते थे। लेकिन अब जो साइंस में देखो आपके 3 अलग अलग सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए आपका बायोलॉजी का होगा, सेक्शन बी आपका केमिस्ट्री का होगा, सेक्शन सी आपका फिजिक्स का होगा। ठीक है, और आप जब बोर्ड, अच्छा ऐसे ही सोशल साइंस का बच्चों, सोशल साइंस में आपके 4 सेक्शंस होंगे। ठीक है, सेक्शन ए आपका हिस्ट्री का होगा, सेक्शन बी जियोग्राफी का होगा, सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस का होगा, सेक्शन डी इकोनॉमिक्स का होगा। जब आप इनका आंसर्स लिखेंगे, जब आपकी आंसर शीट आएगी तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए साइंस का एग्जाम दे रहे हैं आप, तो साइंस में 3 सेक्शन है, तो आप अपने आंसर शीट को 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। सेक्शन ए बायोलॉजी, सेक्शन बी केमिस्ट्री, सेक्शन सी फिजिक्स, और आपको हर एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का आंसर आपको एक पार्टिकुलर सेक्शन में देना है। बायोलॉजी का आंसर आपको बायोलॉजी के सेक्शन में देना जो आपने बनाया है। ठीक है, आपको मिक्सअप नहीं करना है। अगर आप मिक्सअप करेंगे तो सीबीएसई ने देखो काफी स्ट्रिक्टली बोला है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चंस को अगर मिक्सअप करते हैं, अगर आप फिजिक्स के आंसर को केमिस्ट्री में लिखते हैं, केमिस्ट्री को बायोलॉजी में अगर लिखते हैं, तो वो आंसर आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो इवेलुएट नहीं होगा। सेम चीज सोशल साइंस में, सोशल साइंस में आपको 4 सेक्शन बनाने। ठीक है, सेक्शन ए आपका बच्चों, सेक्शन ए हिस्ट्री का, सेक्शन बी ज्योग्राफी का, सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस का, सेक्शन डी इकोनॉमिक्स का, और आपको हर एक पार्टिकुलर सेक्शन, हर एक सब्जेक्ट का आंसर आपको उस पार्टिकुलर सेक्शन में ही देना है, तभी वो आपका आंसर वैलिड होगा। ये था बच्चों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सर्कुलर था, ये आपको जान लेना चाहिए, आपको लग भी रहा होगा ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसलिए मैंने आज आपको ये बता दिया और क्लियर कर दिया हर एक पॉइंट को।
ठीक है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।